आज की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसकी बेटी का बलात्कार करने के बाद बेरहमी से उसे मार दिया जाता है। दर्द और गुस्से से भरा हुआ ये आदमी कानून की परवाह किए बिना उन लोगों का शिकार करने निकल पड़ता है। पुलिस और पूरा सिस्टम इसी आदमी को रोकने में लग जाते हैं। क्या वो अपनी बेटी का बदला पूरा कर पाएगा? क्या उसकी बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? यही आज हम इस मूवी में देखने वाले हैं। मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक मासूम लड़की मैगी को दिखाया जाता है जिसकी उम्र अभी महज 15 साल ही है। वो एक अपार्टमेंट में अपने फादर ली के साथ रहती है। मैगी की मॉम की डेथ कई सालों पहले हो चुकी है और तभी से ली ने अकेले ही बड़े प्यार से उसकी परवरिश की है। ब्रेकफास्ट के दौरान ली की नज़र मैगी के हाथ पर बनी ड्राइंग पर पड़ती है और वो उसे दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। स्कूल छोड़ने जाते हुए ली मैगी को समझाता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यही मैगी कहती कि मेरे सभी फ्रेंड्स के पास डॉगी है और मुझे भी एक डॉगी चाहिए। यहाँ ली उसे समझाता है कि किसी भी जानवर को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पर इस पर मैगी कहती कि प्लीज पापा मैं ये कर लूंगी। फाइनली ली को भी हाँ कहना ही पड़ता है। मैगी को स्कूल ड्रॉप करके ली अपने काम पर निकल जाता है। हम देखते हैं कि ली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैगी अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने चली जाती है और इसी वजह से उसे घर के लिए निकलने में काफी देर हो जाती है। ली मैगी को मैसेज करता है कि आज मौसम काफी खराब है और उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए आज मैगी को खुद ही घर जाना होगा। मैगी अपने फ्रेंड्स के साथ मेट्रो से घर के लिए निकल पड़ती है और अपना स्टॉप आने पर सभी को बाय कहकर वहां उतर जाती है, पर अब तक काफी तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। मैगी छाता लगाकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है और वो ली को मैसेज भी करती कि बस वो घर पहुंचने ही वाली है। यहाँ मैगी रियलाइज करती कि एक वैन काफी देर से उसे फॉलो कर रही है, लेकिन जैसे ही वो उस वैन की तरफ देखती है तो वो दूसरे रूट पर निकल जाती है, जिससे मैगी को लगता है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। आगे हम देखते हैं कि ली जब घर पहुंचता है तो उसे मैगी कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो उसे कॉल भी करता है पर मैगी का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद ली मैगी के सभी फ्रेंड्स को कॉल करता है पर सभी एक ही जवाब देते हैं कि मैगी तो अपने स्टॉप पर काफी देर पहले ही उतर गई थी। ली को जान के घबराहट होने लगती है कि मैगी अब तक घर क्यों नहीं पहुंची। वो सीधा मेट्रो स्टेशन की तरफ भागता है और उसकी निगाहें हर तरफ मैगी को तलाश रही होती हैं। ली रात भर यहाँ वहाँ मैगी को आवाज देते हुए ढूंढता है पर उसका कहीं भी पता नहीं चलता। थक हार कर वो फाइनली सुबह उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नदी के किनारे काफी भीड़ जमा होती है। दरअसल यहाँ पानी में एक कम उम्र की लड़की की बॉडी मिली है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी क्राइम सीन पर आ चुकी है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जॉन देखते ही समझ जाता है कि एक्चुअल क्राइम सीन नहीं है बल्कि बॉडी को कहीं और से लाकर यहाँ डंप किया गया है और ये काम भी पिछले 36 घंटों के अंदर ही हुआ है, वरना बॉडी अब तक पानी में डूब चुकी होती। वो अपने जूनियर से सारे पुलिस स्टेशंस में मिसिंग रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए कहता है और बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ली की मिसिंग कंप्लेंट डिटेल्स से कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी मैगी की ही है। पुलिस बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए ली को स्टेशन बुलवाती है, पर ली यहाँ कहता है कि वो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती, जरूर आपसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर जैसे ही ली अंदर जाता है तो उसकी नजर डेड बॉडी के हाथ पर पड़ती है और उस पर वही ड्राइंग बनी होती है जो मैगी ने अपने हाथ पर बना रखी थी। एक पिता के लिए कितना मुश्किल होता है कि वो अपने बच्चे को इस हाल में देखे। यहाँ ली बुरी तरह टूट जाता है और मैगी को अपनी बाहों में भरकर फूट फूट कर रोने लगता है। मैगी के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था, या कहें तो मैगी ही उसकी पूरी दुनिया थी। मैगी की बॉडी देखने के बाद से ही ली अपने घर जाना बंद कर देता है, इस उम्मीद में कि पुलिस किलर्स को पकड़ के लाएगी। 3 दिनों तक वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठा रहता है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है। ऑफिसर जॉन का जूनियर उससे कहता है कि ऐसे तो ये आदमी पागल हो जाएगा, आपको एक बार उससे बात करनी चाहिए। ऑफिसर जॉन भी ली के पास जाता है, उसे सिगरेट ऑफर करता है, पर ली यहाँ रोने लगता है। ली इस सबके लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगा था। वो जॉन से कहता है कि अगर उस शाम को मैं टाइम पर उसे पिक करने स्टेशन पहुंच जाता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। जॉन किसी तरह उससे संभालता है और उसे समझाता है कि खुद को दोष मत दो। इस दुनिया में कुछ ऐसे साइकोपैथ लोग हैं जिनके लिए दूसरों की जान की कोई भी कीमत नहीं होती। जॉन ली से यहाँ मैगी के दोस्तों के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या मैगी का कोई बॉयफ्रेंड था या ऐसा कोई जो उसे परेशान करता हो। इस पर ली कहता है कि मैगी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और पढ़ाई के अलावा उसका किसी भी चीज पर ध्यान नहीं था। वो आगे चल के एक डॉक्टर बनना चाहती थी। यहाँ ली जॉन से पूछता है कि आखिर मेरी बेटी की मौत हुई कैसे है, तो जॉन कहता है कि हमें भी ऑटोप्सी रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट से जॉन को जो पता चलता है वो काफी हॉरिफाइंग होता है। मैगी को गला दबाकर मारा गया है और उससे भी बदतर बात यह थी कि मैगी की बॉडी में 2 लोगों के सीमन मिले हैं,
मतलब 2 लोगों ने उसके साथ रेप किया है। उसकी बॉडी पर इंजेक्शन नीडल्स के भी मार्क होते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे ड्रग देकर नशे की हालत में सब किया गया था। जॉन ली से मिलकर उसे हिम्मत देता है और कहता है कि जल्दी हम किलर्स को पकड़ लेंगे, पर वो ली को उस भयानक सच्चाई के बारे में नहीं बताता है जो उसे ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चली है, क्योंकि एक पिता के लिए अपनी बेटी के बारे में ये सब सुन पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगले दिन जॉन दोबारा उसी जगह जाता है जहाँ मैगी की बॉडी मिली थी। उसे यहाँ टायर्स के निशान दिखाई देते हैं जो किसी वैन की तरह लगते हैं। आगे हम देखते कि जॉन पुलिस स्टेशन आकर उस मेट्रो स्टेशन के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेजेस खंगालने लगता है। यहाँ उसे मैगी बाहर आती हुई दिखाई देती है और तभी उसकी नजर एक वाइट वैन पर पड़ती है जो काफी देर से मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी थी। थोड़े और फुटेजेस खंगालने पर उसे वैन का नंबर भी दिख जाता है। अगले सीन में हम लियो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो उसी वैन की सफाई कर रहा होता है। तभी पुलिस वहां पहुंचकर उसके पिता से पूछताछ करने लगती है क्योंकि ये वैन उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस वालों को देखकर लियो घबरा जाता है और तभी उसे वैन में मैगी का फोन मिलता है, जिसे लेकर वो चुपचाप वहां से घर में चला जाता है। पूछताछ के बाद पुलिस वाले भी वहां से चले जाते हैं। लियो बुरी तरह डरा हुआ होता है और यही फ्लैशबैक में हम उसके डर की वजह को देखते हैं। दरअसल उस रात को लियो अपने 2 दोस्त डैनी और रॉब के साथ मेट्रो स्टेशन के बाहर उसी वैन में बैठा हुआ था। जब डैनी और रॉब की नजर अकेले जा रही मैगी पर पड़ती है तो उनकी नीयत खराब हो जाती है। वो लियो से उसे फॉलो करने को कहते हैं और एक सुनसान जगह पर मौका देखकर वो मैगी को बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद ये तीनों मैगी को लेकर रॉब के घर पहुंचते हैं। यहाँ का सेटअप देखकर ही समझ आ जाता है कि इनका इरादा सिर्फ रेप करने का नहीं है, बल्कि ये लोग पूरे इंसिडेंट की वीडियोग्राफी करने वाले हैं। वो मैगी को बेड पर पटक कर उसके कपड़े खोलने लगते हैं। इसी दौरान लियो के फादर का कॉल आता है जो उसे तुरंत घर आने को कहते हैं। लियो उन दोनों से कहता है कि उसे अर्जेंटली घर जाना होगा। इस पर वो दोनों लियो से मारपीट करने लगते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लियो के दोस्त नहीं है, बल्कि लियो इन दोनों से डरता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे इन दोनों का साथ देना पड़ता है। वो लियो से कहते हैं कि चाहे तो तू भी इस आइटम के साथ मजे कर सकता है क्योंकि इस किडनैपिंग में तू भी बराबर का हिस्सेदार है। इस पर लियो कहता है कि नहीं, मुझे बस घर जाना है। वो लियो को धमकाते हैं कि अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो हमारे साथ तू भी जेल जाएगा। लियो उनकी बात मानकर तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो अपनी बेटी की मौत के गम में डूबा हुआ है। वो मेट्रो की उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ कभी उसकी बेटी जाया करती थी। इसी दौरान एक पेट शॉप के सामने वो काफी इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम किस तरह उसकी बेटी एक डॉगी लाने की जिद कर रही थी और यहाँ वो अपनी बेटी की यादों में खो जाता है। न्यूज चैनल पर मैगी की मौत की खबर दिखाई जाती है, जिसे देखकर लियो को कछुआ सूंघ जाता है क्योंकि लियो को लगा था कि उस रात उन दोनों ने उस लड़की को बाद में छोड़ दिया होगा। वो डैनी और रॉब से मिलकर पूछता है कि तुम लोगों ने उस लड़की को जान से क्यों मार दिया। इस पर वो कहते हैं कि इतना सब करने के बाद अगर हम उसे जिंदा छोड़ देते तो वो सीधा पुलिस के पास जाती, इसीलिए मार के फेंक दिया उसको। वो दोनों लियो को धमकाते हुए अपना मुंह बंद रखने को कहते हैं। लियो इन दोनों से बहुत डरता है, इसलिए पुलिस में इनकी शिकायत करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। वहीं लियो को अंदर से गिल्ट खाया जा रहा था और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो इस बारे में मैगी के फादर को जरूर बताएगा। वो मैगी का फोन ऑन करके उसके फादर को मैसेज करता है जिसमें डैनी और रॉब की डिटेल्स होती हैं। साथ ही वो उसे रॉब का पता भी बता देता है जहाँ ये लोग उस रात मैगी को लेकर गए थे। इसके बाद वो मैगी का फोन बंद करके पानी में फेंक देता है। ये मैसेज पढ़ने के बाद ली शॉक्ड रह जाता है। कॉल बैक करने पर मैगी का फोन बंद आ रहा होता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना उस पते पर पहुंच जाता है जो उसे मैसेज में बताया गया था। थोड़ा ढूंढने पर ली को घर की चाबी भी मिल जाती है और वो अंदर जाता है। यहाँ पूरे घर में शराब की बदबू आ रही होती है। ली इधर उधर तलाशी लेने लगता है, पर तभी फोन पर बात करते हुए रॉब वहाँ पहुँचता है, जिसे देखकर ली छुप जाता है। ली को यहाँ मैगी का स्कूल बैग दिखाई देता है, जिसे देखकर उसका गला भर आता है। तभी रॉब कंप्यूटर पर वही वीडियो प्ले कर देता है जो उन्होंने मैगी का रैप करते हुए बनाया था। ये देखकर ली का खून खोलने लगता है। ली अच्छी तरह जानता है कि लड़का अभी 18 से भी कम उम्र का है और पकड़े जाने पर भी कुछ ही टाइम में छूट जाएगा, पर उसकी बेटी के साथ जो उसने किया है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। अपनी बेटी को स्क्रीन पे हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुन के ली के सब्र का बांध टूट जाता है और ली रोते हुए सीधे रॉब के सामने आ जाता है। यहाँ दोनों में फाइट होने लगती जो काफी देर तक चलती है। पहले रॉब ली पर भारी पड़ता है, पर फिर ली ओवर पावर करते हुए बेसबॉल बैट से रॉब को बुरी तरह पीटने लगता है और उसके सर पर तब तक मारता है जब तक कि वो सांस लेना बंद नहीं कर देता। वीडियो में ली रॉब के साथ डैनी को भी देखता है, इसलिए वो दीवार पर लगी हुई इन दोनों की एक फोटो निकाल कर अपने पास रख लेता है और उस कंप्यूटर से पेन ड्राइव भी निकाल लेता है जिसमें वीडियोस थे। फिर ली यहाँ से अपने अगले शिकार डैनी की तलाश में निकल जाता है ताकि उसे भी मारकर वो अपनी बेटी का बदला पूरा कर सके।
आगे जब पुलिस टीम रॉब के घर पहुंचती है तो उन्हें कंप्यूटर में मैगी के अलावा कुछ और भी लड़कियों के वीडियोस मिलते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि रॉब एक सीरियल अब्यूजर था। ऑफिसर जॉन को डाउट होता है कि हो ना हो ये खून ली ने ही किया होगा अपनी बेटी का बदला लेने के लिए, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ली ने इसे ढूंढा कैसे होगा। जॉन को पता है कि ली अपने अगले शिकार के पीछे जरूर जाएगा, पर उसके पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। वो ली की तलाश शुरू कर देते हैं। बाद में लियो को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ की जाती है, जहां पर वो सब कुछ उगल देता है जो उस रात को हुआ था। लियो को ये कहकर जाने दिया जाता है कि अगर डैनी के बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत हमें खबर करना। पुलिस वाले डैनी के पेरेंट्स को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। डैनी के फादर काफी रिच और एरोगेंट आदमी हैं। उन्होंने डैनी को बिगाड़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस से डैनी की करतूतों का पता चलने पर भी वो कहता है कि साहब बच्चा है, गलती हो जाती है, तो बात आगे बढ़ाने से बेहतर यही होगा कि कुछ ले देकर केस को रफा दफा कर दिया जाए। वैसे भी डैनी माइनर है तो उसे कोई खास सजा भी नहीं होने वाली, और जिसे जाना था वो तो जा ही चुका है। आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? आप बोलो तो सही, मैं लड़की के बाप को भी खर्चा पानी दे दूंगा। ऑफिसर जॉन ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि तुम एक घटिया और नीच आदमी हो। अपने बेटे की जो घटिया परवरिश तुमने की है ये सब उसी का नतीजा है। चाहे जो हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कोर्ट कचहरी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। वो खुद अपनी बेटी के किलर से बदला लेना चाहता है। वो शहर से दूर एक टाउन में जाता है। ली अच्छी तरह जानता है कि होटल में रुकना सेफ नहीं होगा, इसलिए वो एक लोकल लेडी नताशा से रूम रेंट पर लेता है। यहाँ वो लैपटॉप में वही पेनड्राइव लगाकर वीडियोस खंगालता है ताकि डैनी के बारे में कोई क्लू मिल सके। वीडियो में उसे एक वर्कशॉप के बारे में पता चलता है जहाँ ये दोनों काफी ज्यादा जाया करते थे। ली अगली सुबह वहाँ पहुंचकर उस वर्कशॉप में काम कर रहे एक आदमी को डैनी का फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछताछ करने लगता है, पर वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता। तब ली वर्कशॉप के ऑनर से बात करने जाता है। वो कुछ पूछता उसके पहले उसे एक डीवीडी दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है मेट्रो स्टेशन पर हाई स्कूल की लड़की। ली तुरंत समझ जाता है कि ये वही आदमी है जो इस रैकेट को चलाता है। इसका मतलब रॉब और डैनी वीडियोस बनाकर इसी को बेचा करते हैं। यहाँ पर इन सब में झड़प हो जाती है और ली के हाथ में शॉप ऑनर की बंदूक लग जाती है। ली बंदूक से उसके एक आदमी के पैर में गोली मार देता है और घबराकर शॉप ऑनर भी डैनी के हाइड आउट का पता बता देता है। फिर बंदूक और कुछ कारतूस लेकर ली वहाँ से चला जाता है। उसी रात को पुलिस भी इस वर्कशॉप तक पहुँच जाती है जहाँ उन्हें काफी मात्रा में ड्रग्स और डीवीडीज मिलते हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर उन्हें ली बंदूक के साथ जाते हुए दिखाई देता है। अब ली को ऑफिशियली वांटेड घोषित कर दिया जाता है और टीवी न्यूज पर दिखाया जाता है कि किस तरह एक आदमी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए खुद क्रिमिनल्स को मार रहा है। ये न्यूज नताशा भी देख लेती है जिसके यहाँ ली अभी ठहरा हुआ है। वो ली के रूम में जाती है जहाँ लैपटॉप में उसे मैगी के रेप की वही हॉरिफाइंग वीडियो दिख जाती है और वो समझ जाती है कि ली ही उसका फादर है। रात को जब ली घर पहुंचता है तो नताशा उससे कहती है कि तुम इन लड़कों को मारने की वजह पुलिस को क्यों नहीं दे देते, कानून उन्हें सजा देगा। इस पर ली कहता है कि माइनर होने की वजह से वो आसानी से बच निकलेंगे और दोबारा यही सब करेंगे। उनके मरने के बाद ही मेरी बेटी की आत्मा को सुकून मिल पाएगा। सारी बातें जानकर नताशा कुछ और दिन उसे यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। अब ली और ऑफिसर जॉन दोनों को ही डैनी के हाइड आउट का पता चल चुका था। जॉन ली के पहले डैनी को पकड़ना चाहता था क्योंकि अगर डैनी उसके हाथ लग गया तो उसका मरना तय है। ऑफिसर जॉन डैनी के हाइड आउट पर अपनी टीम के साथ पहुंचता है जो कि फॉरेस्ट एरिया में एक पुराना होटल है। यहाँ ज्यादातर इलीगल काम करने वाले लोग ही आया जाया करते हैं। उन्हें डैनी तो यहाँ नहीं मिलता, पर एक माइनर लड़की उन्हें मिलती है जो काफी घबराई हुई होती है। इसे भी डैनी बाकी लड़कियों की तरह वीडियो वायरल करने का कहके ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ ली भी नताशा की हेल्प से वहाँ पहुंच चुका है और डैनी को तलाश रहा है। कुछ देर में डैनी वहाँ पहुँचता है, पर अंदर जाने के पहले वो कंफर्म करना चाहता था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। डैनी उसी लड़की को कॉल करता है जो ऑफिसर जॉन को होटल में मिली है। वो लड़की इतनी डरी हुई होती कि वो पुलिस की हेल्प करने की बजाय फोन पर चिल्ला के डैनी को बता देती कि यहाँ पुलिस आई है उसे पकड़ने के लिए। डैनी बाइक पलटाकर भागने लगता है, पर तभी ली उस पर फायर कर देता है। डैनी बाइक से गिर जाता है और जंगल की तरफ पैदल भागने लगता है और ली भी उसका पीछा करने लगता है। यहाँ जॉन भी इन दोनों के पीछे लग जाता है। डैनी एक बड़े पत्थर के नीचे छुपके ली की आंखों से ओझल हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन अब भी ली के पीछे है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ली को अब किसी भी बात की परवाह नहीं होती। वो रोते हुए जॉन से कहता है कि अब मेरी बेटी कभी वापस नहीं आएगी और जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा मैं रुकूंगा नहीं। तुम चाहो तो मुझे मार दो, तब शायद मैं अपनी बेटी से मिल पाऊंगा। जॉन यहाँ पहली बार एक पिता को इस तरह दुख और नफरत से टूटते हुए देख रहा होता है। ली की हालत देखकर वो उसे शूट नहीं कर पाता और ली रोते हुए वहाँ से चला जाता है।
डेनी भी अच्छी तरह से जानता है कि अभी घर पर कांटेक्ट करना सेफ नहीं होगा, इसलिए वो लियो को कॉल करके कुछ पैसों का अरेंजमेंट करने को कहता है। पर डेनी ये नहीं जानता है कि लियो अब पुलिस इन्फॉर्मर बन चुका है और पुलिस भी उसकी ये सारी बातचीत सुन रही है। डेनी उसे अगले दिन पैसे लेकर स्टेशन पर आने को कहता है। लियो ये बात चुपचाप मैसेज करके ली को भी बता देता है, क्योंकि लियो को ना तो पुलिस पर भरोसा है और ना कानून पर। वो मैसेज में पुलिस वालों की प्लानिंग, टाइम और लोकेशन भी बता देता है, बस इसी उम्मीद में कि किसी तरह ली डेनी को मार दे और उसकी जान छूटे। अगले दिन लियो स्टेशन पहुंचता है और आसपास भीड़ में पुलिस वाले भी होते हैं। लियो उसे पैसे देता है, पर उसके चेहरे पर घबराहट को देखकर डेनी समझ जाता है कि एक ट्रैप है। वो लियो की गर्दन पर चाकू उड़ाकर सबको पीछे हटने को कहता है और मौका मिलते ही वहां से भागकर सबवे स्टेशन में घुस जाता है। यहीं हम ली को भी देखते हैं, जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था। डेनी पुलिस से बचने के लिए उसी तरफ भाग रहा था जहां पर ली खड़ा था। ली उसे मारकर गिरा देता और उस पर बंदूक तान देता है। मौत को इतना करीब देखकर डेनी रोने और गिड़गिड़ाने लगता है। वो अपनी जान की भीख मांगते हुए कस्में खाने लगता है कि मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। पर ली उसे गालियां देते हुए कहता है कि तुझ जैसे जानवर को जीने का कोई हक नहीं है। क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बच्ची ने तेरा? क्यों छीन लिया तूने उसे मुझसे? इसी बीच ऑफिसर जॉन भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो ली से कहता है कि कानून को अपने हाथों में मत लो, वरना मजबूरन मुझे तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। यहाँ ली बुरी तरह थका हुआ होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं, पर बेसुध होने के पहले वो ट्रिगर दबा देता है और जॉन का असिस्टेंट भी ली को शूट कर देता है। ली का निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और गोली डेनी के सिर में लगने की बजाय उसके कान को उड़ा देती है, पर छर्रों से उसकी एक आंख फूट जाती है और वो दर्द से तड़पने लगता है। यहाँ डेनी की जान तो बच जाती है, पर अपनी बेटी को याद करते हुए ली यहाँ अपनी आखिरी सांस लेता है। 6 महीने बाद हम ऑफिसर जॉन को ली की कब्र पर देखते हैं। वो कहता है कि आज डेनी के केस की हेयरिंग है, पर एक डेनी को पकड़ने से क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। कल कोई और नया डेनी आ जाएगा। जब तक माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक ये इसी तरह चलता रहेगा। इसके बाद हम डेनी को कोर्ट हियरिंग में देखते हैं, जिसकी एक आंख, एक कान और चेहरे का एक हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो चुका है। आगे हमें बताया जाता है कि डेनी और उसके गैंग के सीरियस क्राइम्स को देखते हुए चाइना के कानून में काफी सारे बदलाव किए गए हैं। नए कानून के हिसाब से 12 साल से बड़ा कोई भी इंसान अगर कोई मेजर क्राइम करता है तो उसे भी एज एन एडल्ट ही ट्रीट किया जाएगा। इसी वजह से डेनी को माइनर होने के बाद भी 15 साल की सजा सुनाई जाती है। लियो को भी क्राइम में शामिल होने के कारण सजा होती है, पर पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए उसकी सजा माफ कर दी जाती है। नताशा को भी ली की हेल्प करने के लिए 3 महीने की सजा होती है। ऑफिसर जॉन को आज भी ली के मारे जाने पर अफसोस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि ली ने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जो कुछ भी किया था वो काफी हद तक ठीक ही था। इसी सेम प्रॉब्लम से हमारा देश भी जूझ रहा है। निर्भया गैंग रेप, आरजी कर मेडिकल कॉलेज गैंग रेप बंगाल, शक्ति मिल्स गैंग रेप, हैदराबाद गैंग रेप और ऐसे ना जाने कितने इंसिडेंट्स भरे पड़े हैं। क्या भारत के कानूनों में भी बदलाव की जरूरत है ताकि इस तरह के क्राइम्स कंट्रोल किया जा सके? किस तरह की सजा दी जानी चाहिए ऐसे क्रिमिनल्स को? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा।